गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 भूगोल का पहला पाठ, भारत आकार और स्थिति। जैसा कि आपको पता है, भारत हमारा एशिया महाद्वीप में स्थित है। हमारे विश्व में 7 महाद्वीप हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्व में हमारा भारत एक महत्वपूर्ण देश एशिया महाद्वीप का स्थित है। ठीक है। भूमध्य रेखा से उत्तर में होने के कारण भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और ग्रीनविच रेखा जो इंग्लैंड के बीच से होकर गुजरती है, जो पूरे विश्व का मानक समय बताती है, वो रेखा भारत के पश्चिम में है। अर्थात भारत जो है पूर्वी गोलार्ध में, हम कह सकते हैं कि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित एक देश है। ठीक है। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो भारत विश्व में 7वां स्थान रखता है। अर्थात 6 देश इससे क्षेत्रफल में बड़े हैं। वो 6 देश कौन कौन है? देखो, रूस है, कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ब्राज़ील है, चीन है, ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद भारत का नंबर आता है। ठीक हो गया। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है बच्चों, जो अक्षांश रेखा भारत के से होकर गुजरती है सबसे दक्षिण में, वो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। सबसे उत्तर में जम्मू कश्मीर के पास 37 डिग्री 6 मिनट की रेखा गुजरती है। और अगर इसका देशांतरी विस्तार देखा जाए तो गुजरात में देखो 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में 97 डिग्री 25 मिनट इसका देशांतरी विस्तार है। अर्थात पूर्व से पश्चिम में भारत की चौड़ाई कम है और उत्तर से दक्षिण में अधिक है। देखो, उत्तर से दक्षिण का विस्तार इसका 3214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम का विस्तार इसका 2933 किलोमीटर है। नक्शे में भी लिख के लाल रंग से दिखाया गया है। और बच्चों, भारत के जो मानक समय बताती है वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो भारत का मानक समय बताती है। इसकी जो स्थलीय सीमा है, अर्थात जो भारत के पड़ोसी देशों से इसकी स्थलीय सीमा गुजरती है, उसको जानने से पहले हम देखेंगे कि इसके पड़ोसी देश कौन कौन है। देखो, इसके पूर्व में म्यांमार है, बांग्लादेश है, उत्तर में इसके चीन है, नेपाल है, भूटान है, और पश्चिम में पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है। दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव है। अब श्रीलंका और मालदीव से तो स्थलीय सीमा हमारी नहीं है, लेकिन गुजरात से अगर हम बांग्लादेश पश्चिम बंगाल तक की सीमा देखें तो स्थलीय सीमा हमारी टोटल है 15,200 किलोमीटर। ठीक हो क्या। और भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा हमारी है वो कहलाती है मैकमोहन रेखा। क्या कहलाती है? मैकमोहन रेखा। और भारत पाकिस्तान के बीच में जो हमारी सीमा रेखा है वो कहलाती है रेड क्लिफ। और बांग्लादेश और भारत के बीच में जो सीमा रेखा दर्शाती है वो कहलाती है डूरंड रेखा। अब हम देखेंगे इसके तट। दक्षिण भारत में जो इसके समुद्र तट है, देखो, पश्चिमी जो तट है इसके महाराष्ट्र और गोवा वाले हिस्से में जो तट है वो कहलाता है कोंकण तट, और नीचे केरल कर्नाटक वाला जो तट है वो कहलाता है मालाबार तट। और पूर्वी तट देखेंगे तो पूर्व में उत्तर वाला जो हिस्सा है, पश्चिम बंगाल उड़ीसा वाला हिस्सा, वहाँ का जो तट है वो कहलाता है उत्तरी सरकार तट, और नीचे तमिलनाडु वाला जो हिस्सा है ये कारोमंडल तट। आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं कि देखो, पश्चिम में तो कोंकण तट जो है ऊपर है, और पूर्व की ओर जो है क से जो शुरू होने वाला तट है वो नीचे की ओर है। दोनों ओर देखो कोंकण तट और कारोमंडल तट, ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं। अब है भारत में टोटल कितने राज्य हैं? 28 राज्य, ये तो आप जानते हैं। और केंद्र शासित प्रदेश पहले 7 थे, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब जो है ये 2 केंद्र शासित प्रदेश इसमें बन गए हैं, तो अब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हमारी 9 हो गई है। देखो, सबसे पहले नंबर पे जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख, तीसरा चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा के बीच में जो है, चौथा दिल्ली, पाँचवा दमन और दीव गुजरात के तट पर है, देखो, और छठा जो है दादरा और नगर हवेली, ये बिल्कुल एकदम साथ साथ में है। सातवां है पांडुचेरी,
8वां है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और 9वां है लक्षद्वीप। इस प्रकार हमारे केंद्र शासित प्रदेश 9 हो गए। कभी कभी पूछा जाता है कि बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह का नाम बताओ, तो कौन सा द्वीप समूह है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और अरब सागर में स्थित द्वीप समूह का नाम लक्षद्वीप है। ठीक हो गया। अच्छा, भारत के दक्षिण में देखो 3 और समुद्र है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है और दक्षिण में इसके हिंद महासागर है। जिसके 3 और समुद्र होता है तो वो कहलाता है प्रायद्वीप। तो भारत एक क्या है? प्रायद्वीप है। और जिसके चारों ओर समुद्र होता है, जैसे श्रीलंका के चारों ओर समुद्र है देखो, तो ये कहलाता है द्वीप। द्वीप के तो चारों ओर समुद्र होता है और प्रायद्वीप के 3 ओर समुद्र होता है। तो भारत हमारा एक क्या है? बहुत बड़ा प्रायद्वीप। अब देखो बच्चों, भारत के बीचों बीच से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर। गुजरात से जा रही है, देखो थोड़ा हिस्सा इसका राजस्थान में जा रहा है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। इसके अलावा सूर्योदय की भूमि किसे कहा जाता है? पूछा जाता है। तो सूर्योदय की भूमि हम कहेंगे अरुणाचल प्रदेश को, क्योंकि भारत में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल में होता है। ठीक है। और सबसे लंबी तट समुद्र तट रेखा वाला जो राज्य है वो है गुजरात। देखो यहाँ पर कितनी जगह से मुड़ा हुआ है बार बार, और तब समुद्र तट रेखा जो है सबसे अधिक समुद्री हिस्सा गुजरात राज्य को छूता है। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हमको इस पाठ में मिलती हैं कि श्रीलंका और भारत के बीच में कौन सी संधि है, जल संधि है, तो उसको कहते हैं पाक जल संधि, या इसी को हम पाक जल डमरू मध्य भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से, और भारत का जो सबसे दक्षिणी सिरा है स्थल भाग का, मुख्य भूभाग का सबसे दक्षिणी सिरा, वो कहलाता है कन्याकुमारी। और इससे भी दक्षिण में देखो अंडमान निकोबार के जो सबसे नीचे वाला द्वीप समूह है, अगर ये पूछा जाता है कि देश का सबसे दक्षिणी बिंदु, तब तो इंदिरा पॉइंट आएगा, और भारत के मुख्य भूभाग का दक्षिणी बिंदु है तो कन्याकुमारी आएगा। तो इंदिरा पॉइंट जो है 2004 की सुनामी में डूब चुका है, लेकिन मुख्य भूभाग का तो कन्याकुमारी, और सबसे लास्ट जो भारत का सिरा है वो है इंदिरा पॉइंट। अब देखो बच्चों, इसमें कुछ दीर्घ उत्तरी प्रश्न भी इस पाठ में हैं। सबसे पहला है कि उपमहाद्वीप, भारत को एक उपमहाद्वीप कहा जाता है, ऐसा क्यों कहा जाता है? ये अमूमन पूछा जाता है। तो आप देखोगे कि महाद्वीप किसे कहते हैं? जैसे हमारे पूरे विश्व में 7 महाद्वीप है, क्यों इनको अलग अलग किया होगा? एक महाद्वीप भी तो बनाया जा सकता था। एक विशिष्ट भौगोलिक जो स्थिति होती है, जिनका अपना एक अलग तरह का परिवेश होता है, तो एक महाद्वीप के रूप में इनको बांटा गया। तो भारत को उपमहाद्वीप इसलिए कहा जाता है कि हिमालय पर्वत जो है इसको एक विशिष्ट भौगोलिक स्थिति प्रदान करता है। इसमें जो इसके पड़ोसी देश हैं, जैसे म्यांमार है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, भूटान है, इन सब देशों का रहन सहन, खान पान, बोली, भाषा, ये सब जो है मिलता जुलता है, एक जैसा है। और हिमालय पर्वत के कारण ये अपनी एक विशिष्ट जो इसका प्राकृतिक परिवेश है, यहाँ की जो मिट्टी है, जलवायु है, वर्षा है, वो भी लगभग मिलती जुलती है। इसलिए भारत को क्या कहा जाता है? उपमहाद्वीप कहा जाता है। अगला प्रश्न है इसमें, अरुणाचल प्रदेश व गुजरात के समय में 2 घंटे का अंतर क्यों है? अब देखो, अरुणाचल प्रदेश अभी आपने देखा था सबसे पूरब में है और गुजरात सबसे पश्चिम में है। और मैंने ये भी आपको बताया था कि सबसे पहले सूरज जो उगता है वो अरुणाचल प्रदेश में उगता है, और सबसे देर में गुजरात में। तो इन दोनों का अगर माना 5 बजे अरुणाचल प्रदेश में सूर्य का उदय हो रहा है, तो गुजरात में आते आते 7 बज जाता है, 7 बजे सूर्य का उदय होता है। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण हम जानेंगे। अभी आपने देखा कि गुजरात में 68 डिग्री की जो देशांतर रेखा थी वो गुजर रही थी, और अरुणाचल प्रदेश में 97 डिग्री की देशांतर रेखा गुजर रही थी। तो इन दोनों के बीच में कुल 30 देशांतर रेखाओं का अंतर आ रहा है। कितनी रेखाओं का? 30 का। तो 30 गुणा 4, क्योंकि 2 देशांतर रेखाओं के मध्य जो होता है 4 मिनट का अंतर होता है। तो अगर हम 30 गुणा 4 करें तो 120 मिनट, 120 मिनट का मतलब हुआ 2 घंटा। इस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में
2 घंटे का अंतर आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अरुणाचल प्रदेश की घड़ी अलग समय दिखा रही है, मध्य प्रदेश की अलग दिखा रही है और गुजरात की अलग दिखा रही है। सारी घड़ियां हमको एक ही समय दर्शाती हैं। कारण क्योंकि भारत का जो मानक समय है वो निश्चित कर दिया गया है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से, जो इलाहाबाद के नज़दीक मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरती है। तो सारे देश की घड़ियां हमारा समय एक सा बताएंगी। ठीक है। अब इसमें लास्ट प्रश्न है कि हिंद महासागर में केंद्रीय स्थिति के कारण भारत को क्या लाभ है। आपने देखा कि एशिया महाद्वीप में हमारा जो भारत देश है ये बिल्कुल केंद्र में है। केंद्र का मतलब है बीच में। तो हिंद महासागर इसके चारों ओर है फैला हुआ दक्षिण में। तो इससे हमको क्या फ़ायदा हो रहा है? सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि बच्चों केंद्र में होने के कारण चाहे पूर्वी भाग हो, माना ऑस्ट्रेलिया हमको जाना है, जापान जाना है, सिंगापुर जाना है, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो इन द्वीप समूहों में जाना है, या हम पश्चिम की ओर चल दें अफ्रीका, यूरोप आदि देशों की ओर, ईरान, इराक इन देशों की ओर अगर हम जाएं तो समुद्री जो हमारा यातायात है बहुत आसानी से सारे देशों के साथ हमारे व्यापारिक और सांस्कृतिक बहुत अच्छे संबंध स्थापित हुए हैं मध्य में होने के कारण। ठीक है। और विश्व के अधिकांश देश हमारी बहुत नज़दीक है, पहुंच में है। और जैसे एशिया के जो यूरोप के जो देश थे जैसे फ्रांस है, जर्मनी है, इंग्लैंड है, पहले जब तक स्वेज नहर नहीं बनी थी तो हमको पूरा अफ्रीका का चक्कर लगा के जाना पड़ता था। लेकिन स्वेज नहर के बनने से भूमध्य सागर होते हुए बहुत आसानी से हम बहुत जल्दी अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ भी संपर्क स्थापित कर लेते हैं। तो हमको इससे फ़ायदा ये होता है कि केंद्र में होने के कारण हम बड़ी आसानी से इन सारे देशों के साथ अपने संपर्क स्थापित कर सकते हैं। व्यापारिक संपर्क, आयात निर्यात, अपने देश की वस्तुएं इन तक पहुंचा सकते हैं और इनके देश की वस्तुएं बड़ी आसानी से हमारे देश तक पहुंच जाती हैं। तो ये पार्ट बहुत अच्छे से आपकी समझ में आ गया होगा शायद। तो अगली वीडियो में हम अगला दूसरा पार्ट बताएंगे। धन्यवाद।